नमस्कार, मैं तरुण वर्मा, दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा ग्रीफ़ के बारे में या हम जिसे कहें कि बेरीवमेंट के बारे में। ये एक ऐसा एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जो डिप्रेशन से अलग होता है और जो किसी के लॉस कोई भी हमारा जो लव्ड वन होता है, उसके लॉस के बाद अक्सर ये एक्सपीरियंस किया जाता है। इसके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करूँगा और आपको बताऊँगा कि कैसे ग्रीफ जो है वो डिप्रेशन से, जिसे हम टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, उससे ये अलग होता है, एक अलग बीमारी होती है। ग्रीफ के सिम्टम्स जो होते हैं वो बिल्कुल डिप्रेशन जैसे होते हैं, पर जो मेंटल स्टेट होता है ग्रीफ में रहने वाले पर्सन का, वो डिप्रेशन जैसा नहीं होता। क्योंकि जो डिप्रेस्ड पर्सन है, जो जिसे हम एक्चुअल में हम कहते हैं कि इसको डिप्रेसिव एपिसोड हो रहा है, उसके सिम्टम्स थोड़े मैच कर जाएंगे, बट उसकी जो थिंकिंग प्रोसेस है, उसका जो मेंटल स्टेट है वो अलग होता है। तो ग्रीफ जो होता है वो एक ऐसा एक डिसऑर्डर है जिसमें अगर हमारी फैमिली में किसी का लॉस हो जाए, किसी लव्ड वन की डेथ हो जाए, मेनली उस केस में देखने में आता है। हालांकि ग्रीफ को और भी दूसरे तरह के लॉसेस से में आइडेंटिफाई किया जाता है, जैसे कि कोई बिजनेस का लॉस या किसी तरीके के प्रोफेशनल, इकोनॉमिक और दूसरे टाइप के लॉस में भी देखा जाता है, पर वो अक्सर एक अलग तरह की अपनी एक फिनोमिनन, अपनी एक मेंटल स्टेट रखता है। यहाँ पर हम स्पेसिफिकली बात करेंगे ग्रीफ के बारे में, जो कि किसी लव्ड वन के डेथ की वजह से हुआ है, जो कि आपका फैमिली मेम्बर, फ्रेंड या कोई आपका रिलेटिव हो सकता है जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच थे। यहाँ पर कुछ हद तक, ऑल्दो मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, अपने पेट एनिमल की डेथ को भी हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ पे सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर की डेथ की बात पे फोकस करूँगा, क्योंकि पेट्स के साथ हम बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं और अक्सर देखा जाता है कि एडोलसेंट्स, चाइल्ड, बच्चे और बड़े लोग भी जो अपने पेट से बहुत अटैच्ड होते हैं, वो भी वैसे ही ग्रीफ रिएक्शन देते हैं जैसे किसी एडल्ट की डेथ पर दिया जाता है। तो ग्रीफ क्या होता है, इस पर हम बात करते हैं। ग्रीफ किसी के डेथ के बाद होने वाला एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम उस व्यक्ति को भुला नहीं पाते और साथ ही साथ हम उस पर्सन की याद में बहुत दुखी होते हैं, बहुत सैड रहते हैं, बहुत रोते हैं और अपने को बहुत खाली महसूस करते हैं, एम्प्टी महसूस करते हैं, बहुत ही अपने सराउंडिंग्स से खुद को डिटैच्ड महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अब हमारा कोई पर्सन, सिर्फ फैमिली मेम्बर की उसकी डेथ नहीं हुई, हमारा कुछ लॉस हो गया, कोई व्यक्ति जो हमारा था, अपना था, वो चला गया। हम अपने, जैसे अपने शरीर से किसी को कटा हुआ महसूस करते हैं, ऐसे साइकोलॉजिकली, इमोशनली हमें पर्सन को कटा हुआ अपने से महसूस करते हैं। तो कोई चीज़ सिर्फ फिजिकली जो प्रेजेंट थी वो नहीं खोई, हम इमोशनली हमने कुछ खो दिया। उस वजह से हम एक दुख की, एक सैडनेस की, एक डिप्रेसिव रिएक्शन देते हैं जिसे कि ग्रीफ कहा जाता है। तो ग्रीफ एक तरह का डिसऑर्डर भी होता है, उसको डिसऑर्डर कहने के कुछ क्राइटेरिया हैं। पर ग्रीफ में जो मेन तौर पे जो सिम्टम्स देखे जाते हैं, जो पर्सन की जो कंडीशन देखी जाती है, वो कुछ इस प्रकार से होती है। सबसे पहले जो सबसे कॉमन जो एक स्टेट होता है, सिम्टम होता है, वो होता है कि उस पर्सन के लिए एक लॉन्गिंग, एक अटैचमेंट, एक चाह कि वो व्यक्ति वापस आ जाए। ऐसी एक चाह होती है उस व्यक्ति के लिए जिसको हमने खो दिया। साथ ही साथ जो दूसरा सबसे कॉमन इसका जो मेन सिम्टम होता है, वो होता है इमोशनल पेन। हमारे को इमोशंस बहुत पेन देती हैं, बहुत दर्द महसूस होता है। मतलब हमारा को वो जो दर्द होता है, वो जो इमोशनल पेन होता है, उससे हमारा पूरा शरीर दुख सकता है। हमारे को एकदम से तड़प सी महसूस होती है, जिसके अंदर हमें बहुत एंग्जाइटी के भी सिम्टम्स आ सकते हैं। बट मेनली हमारे को बहुत डिप्रेसिव सा फील आता है, जिसके अंदर हमें इमोशनल पेन महसूस होता है। दूसरा आता है यहाँ पे प्रीऑक्यूपेशन। उस व्यक्ति की, जिसकी व्यक्ति की डेथ हुई है, उसके विचारों से बहुत ज़्यादा हम प्रीऑक्यूपाइड रहते हैं। उसी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हम सोचते रहते हैं, उसकी पुरानी मेमोरीज के बारे में सोचते रहते हैं, उस पर्सन के साथ जो हमने टाइम स्पेंड किया था उसके बारे में हम सोचते हैं। और किसी ना किसी तरह से हम जिसे कह सकते हैं कि उस पर्सन को हम मिस कर रहे हैं, जो लॉन्गिंग में आता है, उसी के साथ हम उसके बारे में वो विचार भी सोचते हैं और चाहते हैं कि वह व्यक्ति वापस आ जाए। इसी के साथ हम उस व्यक्ति की केवल मेमोरीज के साथ ही नहीं, जिन हालातों में उस व्यक्ति की डेथ हुई थी, उन हालातों में क्या क्या हुआ था, हम उन मेमोरीज, उन थॉट्स से भी बहुत ज़्यादा प्रीऑक्यूपाइड रहते हैं।
और वो जो हमारे को जो मेमोरीज होती हैं, वो जो सर्कमस्टेंसेस में किस तरह से वह व्यक्ति हमें छोड़ कर गया था, वो लास्ट मोमेंट्स उस व्यक्ति के कौन से थे, उसने लास्ट वर्ड्स क्या यूज़ किए थे, लास्ट टाइम हम उसके साथ कब मिले थे, किस कंडीशन में मिले थे, कहाँ मिले थे, या मिल ही नहीं पाए थे उस व्यक्ति से, किसी वजह से अनहोनी घटी और हम उस पर्सन से मिल ही नहीं पाए। जैसे कि कोविड के लॉकडाउन्स में जब कोविड की वेव्स आई हैं, तो उस टाइम पर देखा गया कि बहुत से लोगों ने अपने फैमिली मेम्बर्स को खोया है और वो लास्ट टाइम पे उनसे मिल भी नहीं पाए, उनको देख भी नहीं पाए, क्योंकि अगर उन्हें कोविड था तो जो भी मेडिकल प्रोसीजर्स थे उसके अकॉर्डिंग उन पर्सन्स को ठीक तरीके से क्रिमेट भी नहीं किया गया, उनका फ्यूनरल भी ठीक से नहीं किया गया, और वह व्यक्ति जो उनके फैमिली मेम्बर थे उनको देख भी नहीं पाए, लास्ट टाइम पे एक तरीके की विदा भी नहीं दे पाए उनको। इसी के साथ जो सिम्टम्स देखे जाते हैं ग्रीफ की रिएक्शन में, जो कि धीरे 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 वक्त गुजरने के साथ देखा जाता है, मतलब डेथ के इमीडिएटली बाद कुछ सिम्टम्स आते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है तब तक पेशेंट के मन में कुछ नए तरह के विचार, नए तरह की फीलिंग्स और चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। वो जो चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं उनमें काफ़ी सारे और भी सिम्टम्स देखे जाते हैं, या ये कहें कि कुछ सिम्टम्स शुरू में ज़्यादा दिखाई देते हैं, बाद में कम होते हैं, कुछ पहले नहीं होते और बाद में ज़्यादा अपीयर कर जाते हैं और वो ज़्यादा हावी हो जाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग पिक्चर्स देखी जाती हैं। पिक्चर्स मतलब पेशेंट की कंडीशन में अलग अलग सिम्टम्स की और क्लिनिकल पिक्चर्स जो है वो देखी जाती हैं, ऑब्जर्व की जाती हैं। हर एक का एक ही पैटर्न, एक ही तरीका नहीं होता किसी भी व्यक्ति की मौत पर उसके शोक मनाने का। जिस व्यक्ति ने लॉस एक्सपीरियंस किया होता है उसकी रिएक्शंस अलग अलग तरह से वक्त के साथ बदलती जाती हैं। तो एक जो बहुत कॉमन सिम्टम आता है इसमें वो आता है कि उसके लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मतलब वक्त के साथ ऐसा देखा जाता है जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है उसके बावजूद उस पर्सन की अपनी जो लाइफ में जो कमी है उसको एक्सेप्ट करने में बड़ी मुश्किल होती है। हम बार बार ये कोशिश करते हैं कि वह व्यक्ति किसी तरह से वापस आ जाए, जो लॉन्गिंग वाला बिहेवियर था, सिम्टम था, वो बहुत बना रहता है। साथ साथ हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि वो व्यक्ति हमारी लाइफ से चला क्यों गया, इतनी जल्दी क्यों चला गया, अभी और भी बहुत कुछ करना था, बहुत सारे प्लान्स थे जो अधूरे रह गए। तो वो सारी चीज़ें ऐसे कैसे हो गई कि अचानक से हम अकेले पड़ गए और अचानक से वो व्यक्ति आज हमारे साथ नहीं है। तो लॉस जो हुआ है उसको एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, और इस हद तक एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है कि हम आगे लाइफ में मूव ऑन भी नहीं कर पाते, हम करना नहीं चाहते, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं वो जो लॉस है उससे बाहर निकलना हमें अच्छा नहीं लगता, या हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते और हमें बहुत पेन, इमोशनली जो दर्द होता है वो बहुत महसूस होता है, इसलिए हम उसकी यादों से बाहर नहीं आना चाहते। दूसरा जो एक कॉमन सिम्टम है जो धीरे 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 ज़्यादा देखने में आता है, जब डेथ के कई हफ्तों, महीनों के बाद भी देखने में आता है, वो होता है कि एक तरीके की इमोशनल नम्बनेस होती है। इमोशनल नम्बनेस मतलब कुछ भी ज़्यादा फील करने का या तो मन नहीं करता या वो फील कर ही नहीं पाते। कोई भी अपने आसपास जो सर्कमस्टेंसेस हैं, चेंज होते रहते हैं, उसमें एक नमनेस बनी रहती है, या खासकर जब वो अकेले में रहते हैं तब बहुत ज़्यादा ये नमनेस फील करते हैं। कुछ सूझता नहीं है, कुछ समझ नहीं आता, डिसीजन मेकिंग, कंसंट्रेशन, सब चीज़ें बहुत ही मुश्किल हो जाती हैं हमारे लिए। तो वो जो सुन्न सा रहता है, आगे पीछे दिखाई ना देना, पता ना चलना कि जो करेंगे कॉन्सिक्वेंस होंगे उसके क्या होंगे, कोई डिसीजन के बारे में हमें पूरी क्लैरिटी नहीं होती, तो ये सब चीज़ें हमारे मन में आ जाती हैं। एक तरीके का डिसबिलीफ आ जाता है, हमें विश्वास नहीं हो पाता कि हम जो भी करेंगे, जैसा भी हम एक्शन लेंगे वो कुछ अच्छा कॉन्सिक्वेंस ला सकता है, या हमें लाइफ में आगे मूव ऑन भी करना चाहिए कि लाइफ में आगे मूव ऑन करेंगे उसका कुछ फ़ायदा भी होगा। तो थोड़ा सा हमारे अंदर एक डिसबिलीफ, एक होपलेसनेस सी जनरेट हो जाती है। एक और चीज़ जो देखी जाती है वो ये कि जिस लव्ड वन का, जिस फैमिली मेम्बर का लॉस हुआ है, डेथ हुई है जिसकी, उसकी पॉजिटिव मेमोरीज दिमाग में बिल्कुल नहीं आ पाती। आमतौर पे जब हम किसी को याद करते हैं या जब कई सालों के बाद जब याद करते हैं तो हमें अच्छे बुरे दोनों दिन याद आते हैं, पर ग्रीफ के एपिसोड में जब वो जो दौर चल रहा होता है जो कई महीनों तक एक्सटेंड हो जाता है, उसमें अक्सर जो उस पर्सन की जो पहले जो पॉजिटिव इंसिडेंट्स होते हैं, मेमोरीज होते हैं, वो हम याद नहीं कर पाते, या अगर कभी कर भी लें तो उसमें बहुत पॉजिटिव फील नहीं कर पाते। तो हमारा जो ओवरऑल जो मेंटल स्टेट है वो नेगेटिव ही बना रहता है और डिप्रेसिव बना रहता है। हम उस पर्सन की याद में मेनली पेन और ट्रॉमेटाइजिंग ही फील करते हैं। इसके साथ और जो कुछ स्टेट ऑफ माइंड देखने में आते हैं वो ये कि गुस्सा बहुत आता है खुद पर, अपने आसपास के लोगों पर, जिनमें शायद लगता है कि वो कारण थे उस पर्सन की डेथ के, किसी वजह से हमें लगता है कि वो कारण रहे होंगे, जैसे हॉस्पिटल का स्टाफ हो गया, आसपास के लोग हो गए, कुछ फैमिली मेम्बर्स भी हो गए जिन्होंने किसी तरह से नेग्लेक्ट किया होगा, या कोई और लोग, या कुछ ऐसे हालात या कोई रीजंस हो सकते हैं। तो उन पर गुस्सा आता है, खुद पर गुस्सा आता है कि हम वहाँ क्यों नहीं अवेलेबल थे,
खुद को हम ब्लेम करते हैं, खुद को बहुत ज़्यादा जिम्मेदार मानते हैं कि मेरी वजह से ऐसा हुआ। अगर मैंने सही टाइम पर सही डिसीजन लिए होते, सही एक्शंस लिए होते, सही तरीके से मुझे कुछ ये या वो चीज़ याद आई होती, समझ आई होती, तो शायद मैं उस व्यक्ति को बचा लेता या बचा लेती। तो सेल्फ ब्लेम बहुत ज़्यादा होता है। उस पर्सन से रिलेटेड हमारे अंदर गिल्ट की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं कि गिल्ट होता है, ग्लानि महसूस होती है कि काश मैं कुछ कर पाती, मैं नहीं कर पाई या मैं नहीं कर पाया, तो मुझे खुद को ब्लेम करना है क्योंकि मेरी ही गलती से, मेरी ही वजह से ऐसा हुआ, वो व्यक्ति आज मेरे साथ नहीं है। एक और जो सिम्टम देखने में आता है वो ये कि जो सुसाइडल थॉट्स आने लगती हैं, जो मरने के ख्याल आने लगते हैं, वो अक्सर ऐसे आते हैं कि जैसे हम भी उस व्यक्ति के साथ, उस जो डिसीज, वो जो लव्ड वन जिसकी डेथ हुई है, उसके साथ मर्ज हो जाए, उसके पास चले जाएं। उसकी आत्मा है कहीं जिसके पास हम जाना चाहते हैं। और ये कल्चरली, रिलीजियसली अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से देखने में आता है कि खासकर कि इंडियन कल्चर में, हिंदू कल्चर में, और जितने भी हिंदू और ईस्ट के जो रिलीजन्स हैं जिसमें पुनर्जन्म की और लाइफ आफ्टर डेथ की धारणाएं होती हैं, उसमें अक्सर ऐसा समझा जाता है, अक्सर ऐसा सोचता है वह व्यक्ति कि अगर मैं भी किसी तरह से मर जाऊं, मैं भी सुसाइड कमिट कर लूं, और कई बार वो लोग कोशिश करते भी हैं सुसाइड कमिट करने की, तो मैं ऐसा करूं कि जिससे मैं भी उस व्यक्ति के पास चला जाऊं या चली जाऊं, या मैं भी अगर आज ही अगर मर गई तो शायद मैं भी उनकी आत्मा के पास चली जाऊंगी और फिर हम दोनों अगली लाइफ में साथ साथ एक नया रीबर्थ लेंगे। या किसी तरह से हम वो जो अंदर जो गिल्ट है, वो जो अंदर जो हमारे अंदर जो खुद को लेकर शिकायत है, या उस व्यक्ति को जो मुझसे जो शिकायत होगी, मैं उसको रिजॉल्व कर पाऊं, मैं उसको, उस कॉन्फ्लिक्ट को, उस डाउट को दूर कर पाऊं, और उस व्यक्ति को मरने के बाद शायद मैं ये चीज बता पाऊं कि मैं, क्या रीज़न था कि मैं तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं थी, या क्या रीज़न था कि मैं ये या वो नहीं कर पाई, और हम उसको सॉरी बोल सकें, अपोलोजाइज कर सकें किसी तरह से। जब वह व्यक्ति हमारे साथ अचानक से चला जाता है, उसका साथ छूट जाता है, तो हम चाहते हैं कि वो जो सब अधूरा रह गया उसको पूरा करें। उसको पूरा करने के लिए हम चाहते हैं कि काश हमारी भी मौत हो जाए, हम भी मर जाएं, हमारी भी डेथ हो जाए, या हम भी सुसाइड कमिट कर लें, ताकि हम उस व्यक्ति के पास जाकर यूनाइट कर सकें, उससे बात कर सकें, उससे मिल सकें, और जो अपना इमोशनल जो एक अटैचमेंट है उसको और ज़्यादा एक्सप्रेस कर सकें। क्योंकि अब हमारा तो इस दुनिया में जीने का कोई पर्पज़ नहीं, मीनिंगलेस है लाइफ, पर्पज़लेस है। तो अब हम उस व्यक्ति के पास जाकर ही पूरा महसूस करेंगे, कंप्लीट महसूस करेंगे, क्योंकि वो व्यक्ति जो हमारे पास था, अब वो नहीं रहा, तो जीने का क्या फ़ायदा। तो हम खुद ही उसके पास चले जाते हैं। इस तरह की सुसाइडल थॉट्स जो होती हैं व्यक्ति के मन में, उसको ऑक्यूपाई करके रखती हैं। इसी के साथ कुछ और सिम्टम्स या बिहेवियर्स देखने में आते हैं, जैसे कि दूसरों पर भरोसा खो जाता है, ट्रस्ट नहीं हो पाता दूसरों पर, आसपास के लोगों पर। कहीं ना कहीं दूसरे जो है वो हमें बड़े सुपरफिशियल और फेक दिखाई पड़ते हैं। सब हमें सहानुभूति देते हैं, बट हम उनकी सहानुभूति में भरोसा नहीं कर पाते। हमारे अंदर खुद की पहचान को लेकर, आइडेंटिटी को लेकर एक क्राइसिस सा फील होता है। लगता है कि अब हमारे इस दुनिया में कोई पर्पस नहीं है, हम जो भी आज तक कर रहे थे वो इस व्यक्ति के लिए कर रहे थे, हमारा जीने का जो पूरा लक्ष्य था, पर्पस था, वो इस व्यक्ति के लिए था। अब जब वो व्यक्ति हमारे साथ नहीं रहा, तो अब हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हमारी कोई पहचान नहीं है, अब कुछ भी करने का फायदा नहीं है। कुछ भी हम बने, हमारे जो लाइफ में प्लान्स थे, गोल्स थे, वो हम इस व्यक्ति के साथ और इस व्यक्ति के लिए बना रहे थे, इसी के लिए जी रहे थे, अब वो ही नहीं है। तो फिर अब सारे गोल्स और सारे टास्क और लाइफ के गोल्स को पूरा करने का, वो प्लानिंग्स और वो जो हम सारा पैसा कमा रहे हैं या जो घर बार चला रहे हैं, उसको करने का क्या फ़ायदा। वो व्यक्ति नहीं तो ये सब चीज़ों का क्या लेना देना, क्या मतलब। तो ऐसा लगता है कि अब हमारे पास अपनी जो पहचान है उसको हम खोने लगते हैं, अब उसका हमारे पास अस्तित्व नहीं है। इसी के साथ हमारे में अपनी एक्टिविटीज़ में, अपने रोज़मर्रा के टास्क में, और जो भी छोटे शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, डेली लाइफ एक्टिविटीज़ हैं, उसमें इंटरेस्ट भी खत्म होने लगता है। मोटिवेशन नहीं आता, करने का मन ही नहीं करता, किसके लिए करें, क्यों करें, क्या मिलेगा करके। ऐसा मेंटल स्टेट हमारा बना रहता है। और जो हॉबीज़ हम जिसमें परस्यू कर रहे थे, या हम जो जॉब कर रहे थे, उसको भी करने का मन नहीं करता। मन करता है कि जॉब छोड़ दें, सारे काम करना छोड़ दें। साथ ही साथ हम दूसरों से बहुत डिटैच्ड महसूस करने लगते हैं। लगता है कि इन लोगों के पास साथ जो ये आसपास के लोग हैं, इनसे अब अटैचमेंट का क्या मतलब, इनके साथ तो बस दुनियादारी है, ये लोग मेरे अपने नहीं हैं, जो मेरे अपने थे वो तो मुझे छोड़ के चले गए। अकेला रहने का मन करता है, क्योंकि अकेलेपन में हम उस व्यक्ति को ज़्यादा अच्छे से याद कर सकते हैं, उसके ज़्यादा क्लोज फील कर पाते हैं। रोते बहुत ज़्यादा हैं, क्राइंग एपिसोड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पेशली शुरुआती फेज़ में जब वो डेथ हो जाती है उस पर्सन की, उसके शुरुआती के कुछ वीक्स में क्राइंग एपिसोड्स, क्राइंग स्पेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। छोटा सा ट्रिगर भी उस व्यक्ति का, उस पर्सन की कोई छोटी सी बिलोंगिंग भी हमें रुला देती है, क्योंकि उससे जुड़ी उसकी सारी मेमोरीज दिमाग में आने लगती हैं, और वो जो मेमोरीज जो हमारे दिमाग में आ रही हैं वो हमें इंस्टेंटली रुला देती हैं, हमारे अंदर एक बहुत इंटेंस इमोशनल डिप्रेसिव रिएक्शन ट्रिगर कर देती हैं।
साथ ही साथ हम उस पर्सन के जो रिमाइंडर्स हैं, उसकी जो चीज़ें हैं जो हमारे आसपास पड़ी थी, हम उसको भी अवॉइड करने लगते हैं, क्योंकि अब हमें उनके पास जाएंगे, उन चीज़ों के पास जाएंगे, वो देखेंगे तो उससे हमें को बहुत ज़्यादा इंटेंस इमोशनल पेन महसूस होता है। तो हम दूर रहने की कोशिश करते हैं, हम उनका कमरा लॉक करके रख देते हैं, हम उनके कमरे में नहीं जाते, किसी को जाने नहीं देते, उसको बिल्कुल प्रिजर्व करके रखने की हमारी नियत इंटेंशन होने लगती है, हर चीज़ को समेट के एक जगह बंद करके रखने की हमारी इंटेंशन होती है। तो एक तरफ कुछ लोग तो उन चीज़ों को देख के याद करते हैं और ट्रिगर करते ही एकदम से रो पड़ते हैं, तो कुछ लोग उसको बिल्कुल अवॉइड करने की भी कोशिश करते हैं। तो अलग अलग तरह के ऐसे कुछ बिहेवियर्स, टेंडेंसीज दिखाई देती हैं लोगों में। तो ये रहा ग्रीफ की पूरी पिक्चर, ग्रीफ की पूरी सिम्प्टोमेटोलॉजी, जिसके अंदर ये अलग अलग तरह के रिएक्शंस दिखाई देते हैं, और जो लव्ड वन की डेथ है, लॉस है, उसी के इर्द गिर्द हमारी जो सारी सोच है वह घूमती है। और इससे बाहर आने में कई लोगों को कई महीने और कई बार कई साल लग जाते हैं, क्योंकि अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में, अलग अलग हालातों में लोगों ने किसी को खोया होता है। कभी कभी किसी की डेथ जो होती है वो एक्सीडेंट से होती है, किसी की डेथ किसी डिसीज की वजह से, जैसे कोविड जैसे डिसीजेस की वजह से होती है, किसी की डेथ नेचुरल किसी और रीजंस, हार्ट की कंडीशन या किसी और वजह से होती है। और कई बार कुछ जैसे टेररिस्ट अटैक्स हो जाते हैं, या किसी तरीके का कोई बिल्डिंग का कोलैप्स हो गया, अर्थक्वेक आ गया, या कुछ ऐसे रीजंस की वजह से भी लोगों की डेथ होती है। या कहीं हम उस पर्सन के साथ नहीं थे, वो ट्रैवल पे जा रहे थे और वो ट्रैवल में रास्ते में उनका एक्सीडेंट हुआ। तो कई वजहों से हमारे को जो सर्कमस्टेंसेज होते हैं उसी के अकॉर्डिंग कई बार हमारे अंदर सिम्टम्स की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा वेरी करती है, बढ़ जाती है या कम रहती है, और उसी के करस्पॉन्डिंग, उसी के प्रोपोर्शन में वो उतने ही वक्त तक भी बनी रहती है। जितना ज़्यादा हम खुद को ब्लेम करेंगे, जितना ज़्यादा हम उस पर्सन से अटैच्ड होंगे, जितना ज़्यादा वो अकेला पर्सन ही हमारी लाइफ में था, मतलब उसके अलावा और लोगों की प्रेजेंस हमारी लाइफ में नहीं है, उतना ज़्यादा हम ग्रीफ में जाएंगे। तो ये कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से कुछ लोगों में ग्रीफ ज़्यादा आता है, कुछ लोगों में ग्रीफ कम होता है। जैसे फैमिली के अंदर लिमिटेड लोगों का होना, जॉइंट की बजाय न्यूक्लियर फैमिली में रहना। तो अगर हम एक पेरेंट या एक ही किसी फैमिली मेंबर के साथ रह रहे हैं और उसी के साथ इतने सालों से रह रहे थे, या ज्यादा से ज्यादा हमारा जो न्यूक्लियर फैमिली स्ट्रक्चर है जिसमें 3 4 5 लोगों से ज्यादा नहीं होंगे, तो ऐसे में ग्रीफ का रिएक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि हमारी जो डिपेंडेंसी थी इमोशनल लेवल पे वो 1 2 लोगों के साथ ही जुड़ी थी। अब वही लोग नहीं है तो घर खाली खाली लगेगा। तो हमारे आसपास फैमिली स्ट्रक्चर का लिमिटेड होना, या उस व्यक्ति से जिससे हम जुड़े थे, हमारा जो सारा लाइफस्टाइल था वो उसी के इर्द गिर्द चलता था। साथ ही साथ पुराने कुछ डिप्रेशन या एंजाइटी डिसऑर्डर्स की हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। पुराने टाइम पे कोई बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस देखे हो, वो भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। पुराने टाइम पे किसी और पर्सन का भी ग्रीफ हुआ हो, जैसे कुछ रीसेंट ग्रीफ एपिसोड, जैसे 2 से 3 साल पहले भी हमारे किसी लव्ड वन की डेथ हुई हो और फिर से एक और हमने डेथ देख ली हो। या घर में किसी तरह से पेरेंट्स का, फैमिली मेंबर्स का कॉन्फ्लिक्ट, क्वारल हुआ हो, सेपरेशन हुआ हो और उसके बाद डेथ हुई हो थोड़े टाइम के बाद, तो वो भी एक सर्कमस्टेंसेस ऐसे बना देता है जिससे कि ग्रीफ का रिएक्शन बहुत हैवी, बहुत इंटेंस निकल के आता है। और इसी के साथ ऐसा भी होता है कि कई बार हम अकेले ऐसे पर्सन थे जो अपने उस फैमिली मेंबर के केयर गिवर थे, या वो हमारा अकेला एक केयर गिवर था। तब भी लॉस जब होता है तो उस टाइम पर हमारे अंदर खालीपन महसूस होता है। तो ये कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिसकी वजह से रिस्क जो है वो बढ़ जाता है ग्रीफ की रिएक्शन का, और इंटेंस रिएक्शन आता है। हम बहुत ज़्यादा हेल्पलेस और बहुत ज़्यादा सैड और बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं जब कुछ ऐसे लोनलीनेस या आइसोलेशन वाले फैक्टर्स पहले से मौजूद थे, या पहले से हमारे बहुत सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस थे जिसमें कि हम उस पर्सन के साथ अकेले हमेशा खड़े थे या उसके साथ किसी तरह से एसोसिएटेड थे, और अब वो चला गया तो हमें दुख का जो रिएक्शन है वो कई गुना ज़्यादा होगा। क्योंकि अगर हमारा ऐसा फैमिली स्ट्रक्चर है जहां हम 1 2 लोग, 4 लोग ही थे, तो ग्रीफ रिएक्शन ज़्यादा क्यों आएगा? क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग नहीं है जो हमें बाद में सोशल सपोर्ट दे पा रहे हैं, या अगर वो आ भी रहे हैं तो वो दूर के रिश्तेदार हैं, दोस्त वगैरह हैं, जिनकी बातें सुन के हमें बहुत ज़्यादा कंसोलेशन होता नहीं है और हमें हर चीज़ बड़ी सुपरफिशियल लगती है। तो वो सोशल सपोर्ट की जो कमी है हमारे लाइफ में, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। सोशल नेटवर्क की कमी का होना, इंटीमेट कनेक्शंस की कमी का होना, वो भी बहुत बड़ा कारण है कि हमें ग्रीफ रिएक्शन कई गुना ज़्यादा क्यों आता है उन लोगों से जिनकी लाइफ में सोशल कनेक्शंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें ज़्यादा दुख है, उनको ज़्यादा दुख नहीं होता।
या एक पर्सन जो ज़्यादा ग्रीफ में है वही ज़्यादा अटैच था, ऐसा नहीं है। उसके हालात भी कहीं ना कहीं डिटरमाइन करते हैं कि उसकी अटैचमेंट इतनी ज़्यादा क्यों थी, क्योंकि एक दो लोग ही थे उसके आसपास जिनके सहारे उसकी ज़िंदगी चल रही थी, या वो अपनी लाइफ को मीनिंगफुल समझता था, या जिनके सहारे वो सोचता था कि वो अपनी ज़िंदगी काटेगा, ज़िंदगी चलाएगा, या किसी तरह से वो उस पर्सन के लिए हमेशा अवेलेबल रहकर अपनी लाइफ को सही दिशा में आगे ले जा पाएगा। अब हम बात करेंगे कि डिप्रेशन और ग्रीफ कैसे अलग होते हैं, क्योंकि अभी जो हमने बात की वो लगेगा कि ये तो एक डिप्रेशन की रिएक्शन है, पर ऐसा नहीं है। डिप्रेशन और ग्रीफ में एक बड़ा फर्क ये होता है कि डिप्रेशन के अंदर जो मूड का जो एपिसोड है वो लगातार एक जैसा बना रहता है, जबकि ग्रीफ के अंदर हमारा जो मूड है वो ज्यादा इंटेंसली सैड तभी होता है जब हम उस व्यक्ति के बारे में उसको याद करते हैं। और वक्त के साथ ग्रीफ का जो रिएक्शन है, उसकी जो मूड में जो सैडनेस की जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे कम भी हो जाती है। तो हफ्ते, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते बीतने के बाद मूड की सैडनेस में कमी आएगी, जबकि डिप्रेशन के एपिसोड में मूड की सैडनेस में कमी ना के बराबर आती है, अनलेस कि उस पर्सन का ट्रीटमेंट किया गया हो। ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो उसके सैडनेस में बहुत ज्यादा कमी नहीं आएगी। दूसरा, ग्रीफ के अंदर जो हमारी जो थॉट्स होती हैं वो उस पर्सन की डेथ और उस पर्सन के इर्द गिर्द घूमती हैं। मतलब जिस पर्सन की डेथ हुई है हम उसी को सोच के ही सिर्फ सैड हो रहे हैं, जबकि डिप्रेशन के अंदर हम बड़ी सारी चीजों को सोचकर सैड होते हैं, खासकर कि अपनी वर्थलेसनेस और अपनी हेल्पलेसनेस को सोच के ज्यादा सैड रहते हैं। तो वो एक परवेजिव स्टेट होता है सैडनेस का, डिप्रेशन, और साथ ही साथ उसके अंदर थॉट्स जो है वो ओवरऑल नेगेटिव होती हैं। हर चीज को लेकर व्यक्ति नेगेटिव होता है, सिर्फ एक पर्सन या एक सर्कमस्टेंस को लेकर नेगेटिव नहीं फील करता, वो सैड नहीं फील करता वो सिर्फ। मतलब कि वो अलग अलग सिचुएशंस में थोड़ा पॉजिटिव फील कर सकता है, वो ह्यूमर को एंजॉय भी कर पाता है। वक्त के साथ अगर कुछ सपोर्टिव लोग मिल जाए और उनके साथ बैठ के वो बातचीत करे तो थोड़ा धीरे धीरे वो एंजॉयमेंट की तरफ जाता है। उसको छोटे छोटे जोक्स अच्छे फील करा सकते हैं। उसको अगर वो कोई कॉमेडी शो देखेगा या वो किसी तरह से कोई स्टैंड अप कॉमेडी या किसी तरह से कोई फिल्म देखेगा तो उसको थोड़ा बहुत एंगेजमेंट के साथ एंजॉय कर पाएगा। हालांकि वो बहुत ज्यादा एंजॉय नहीं करेगा, पर थोड़ा बहुत उसके अंदर, उसके मूड के अंदर, उसके इमोशंस के अंदर फ्लक्चुएशन, चेंजेस आएंगे जिसमें वो हैप्पीनेस और प्लेजर फील करेगा। डिप्रेशन का पेशेंट उसको कुछ भी दिखा दो, कॉमेडी फिल्म दिखा दो, जो सबसे बेस्ट उसको मूवी लगती थी कॉमेडी की पास्ट में वो दिखा दो, उसके पास बैठ के उसको हंसा दो, कुछ भी करो, वो हंसेगा नहीं, उसको खुशी नहीं होगी, उसको अंदर से प्लेजर और इंटरेस्ट ही फील नहीं होगा। तो ग्रीफ जिस पर्सन को होगा वो कोशिशें करेगा, मोटिवेटेड होगा अपनी लाइफ को थोड़ा बदलने में, मतलब वो अपनी लाइफ में रिकवर करने में मोटिवेटेड होगा। अगर वो काम करता था या करती थी वो उसको रिज्यूम करने पर फोकस करेगी। साथ ही साथ वो अपने बाकी फैमिली मेंबर्स पर फोकस उसका जाएगा। वो अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारियां, रोल लेने में इंटरेस्ट दिखाएगा। जबकि जिस पर्सन को मेजर डिप्रेसिव एपिसोड होता है, डिप्रेशन का एपिसोड होता है, वो व्यक्ति अपने रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने में इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी या मोटिवेशन दिखा ही नहीं पाता, दिखाता ही नहीं है। वो परसिस्टेंटली डीमोटिवेटेड रहता है। उसको हर चीज में लगता है कि मेरे अंदर ताकत नहीं है, मेरा मन नहीं है, या ये मैं कर नहीं सकता। तो हेल्पलेसनेस और होपलेसनेस की फीलिंग्स होती हैं बहुत ज्यादा। साथ ही साथ जो ग्रीफ में जो पर्सन होता है उसकी जो सुसाइडल विशेज या डेथ विशेज होती हैं वो उस पर्सन से रीयूनाइट करने पर एसोसिएटेड होती हैं, बेस्ड होती हैं। मतलब जो पर्सन की डेथ हुई हम उससे रीयूनाइट हो जाएं इसलिए हम मरना चाहेंगे। जबकि डिप्रेशन के अंदर अपनी वर्थलेसनेस, अपनी लाइफ की पूरी मीनिंग खत्म हो जाना, या लाइफ के अंदर कुछ ना बचा रहना, लाइफ बिल्कुल एकदम डाउन, एकदम डार्क दिखाई देना, फ्यूचर में कुछ नहीं है, हम वर्थलेस हैं, हमारी लाइफ में कुछ नहीं बचा, हम डिजर्व नहीं करते इस दुनिया में जीना, हमारे बस में नहीं है खुश रहना, हम गलत इस दुनिया में आ गए, हमारा दुनिया में जीने का कोई पर्पस नहीं, ऐसे थॉट्स के साथ वो व्यक्ति जो है सुसाइडल थॉट लाता है। और वो सुसाइड के एक्टिव थॉट्स इमेजिन करता है, सुसाइडल अटेम्प्ट भी कर सकता है। जबकि ग्रीफ में रहने वाले लोग ज्यादातर सुसाइडल अटेम्प्ट नहीं करते, थोड़ा सेल्फ हार्म, दवा खा लेना या कुछ और वो ट्राई कर सकते हैं, पर वो तभी जब उनके अंदर रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हो, पास्ट एपिसोड डिप्रेशन के रहे हों, या किसी तरह से उनका ग्रीफ डिप्रेसिव एपिसोड में कन्वर्ट हो चुका हो, ये वहां देखने में आता है। तो ऐसा हो सकता है कि ग्रीफ का जो एपिसोड है 2, 4, 6 हफ्ते तक अगर उस व्यक्ति को संभाला नहीं गया तो वो जा सकता है डिप्रेसिव एपिसोड में, पर बहुत सारे लोग डिप्रेसिव एपिसोड में नहीं जाते और धीरे 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 ग्रीफ के उस प्रोसेस से बाहर निकल आते हैं।
कई लोगों को काउंसलिंग और थेरेपी की ज़रूरत होती है, कई लोगों को दवा की भी ज़रूरत हो सकती है, तो कई लोगों को सिर्फ सोशल फैमिली सपोर्ट की ही ज़रूरत होती है। थोड़ा सा उनको रिकवर करना होता है अपनी लाइफ में, अपने रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ में मीनिंग ढूंढना पड़ता है लाइफ में, ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। और ज़्यादातर उस व्यक्ति के लिए यह सब करना मुश्किल नहीं होता, वक्त लगता है पर मुश्किल नहीं होता, क्योंकि आसपास लाइफ की इंगेजमेंट के सोर्सेज मौजूद होते हैं। जबकि डिप्रेशन का जो पर्सन होता है उसको अपनी पूरी सोच बदलनी पड़ती है, दवा के सहारे उसको काफ़ी समय तक रहना पड़ता है, तब जाकर वो अपने एनवायरनमेंट के प्रति अपने को मोटिवेट कर पाता है, अपने गोल्स टास्क में इन्वॉल्व हो पाता है और अपनी लाइफ में कुछ मीनिंग ढूंढ पाता है। तो बहुत कष्टपूर्ण दुखदायी जिंदगी होती है डिप्रेसिव पर्सन की, जिसके लिए हिम्मत कर पाना ही मुश्किल है। जबकि ग्रीफ में रहने वाला व्यक्ति अक्सर कई मामलों में अपनी लाइफ में हिम्मत अच्छी दिखाते हैं। सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो ग्रीफ में अक्सर प्रिजर्व्ड रहता है, मतलब बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। और अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस इफेक्ट होता है तो वो सिर्फ उन्हीं मामलों में, उन्हीं एस्पेक्ट्स में जिसमें कि उसकी सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम उस व्यक्ति से जुड़ी थी। जैसे किसी को ध्यान रखने की, किसी का केयर करने की जो उनकी जो क्षमता थी, उन्हें लगेगा अब उनके अंदर वो क्षमता नहीं रही, या उनको लगेगा अब लाइफ जैसे मीनिंगलेस है, वर्थलेस है, तो अब हमारे लिए कुछ भी करने के लायक नहीं, अब हम कुछ भी कर नहीं पाएंगे लाइफ में। पर ये ट्रांजिएंट होती है, मतलब थोड़े टाइम तक रहती है, जब तक डिप्रेसिव फील करता है वो व्यक्ति। पर अगर वो व्यक्ति कुछ काम करने लगे, किसी एक्टिविटी, टास्क, वर्क में इंगेज हो जाए, तो वो उसके अंदर अपने को क्षमता देखेगा अपने अंदर कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। खाना बनाना होगा तो वो बना पाएगी। मूड बहुत ज्यादा सैड है, मन नहीं कर रहा, वो एक अलग बात है, पर क्षमता होगी उसके अंदर। वो ये नहीं मानेगा या मानेगी कि मैं लायक नहीं, मैं कर नहीं सकता, मुझे आता नहीं। उसको ये नहीं लगेगा कि मैं गलतियां कमिट कर दूंगी या गलतियां हो जाएंगी या लोग मुझे डांटेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, ऐसा कोई फियर नहीं होगा, जो कि सेल्फ एस्टीम कम होती है जिनमें, उनमें होता है। पर डिप्रेसिव पर्सन के अंदर ये सब मिलेगा, वो उनकी सेल्फ एस्टीम ओवरऑल ग्लोबली लो हो जाएगी, जिसमें उनको लगेगा कि हम ज्यादातर लाइफ के मामलों में दूसरों से कम हैं, हमारे बस की नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते, हम वर्थलेस हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, हम जो भी करेंगे वो सब बिगड़ जाएगा। तो ग्लोबल जो उनकी इवैल्यूएशन होती है अपने बारे में, पूरी ओवरऑल इवैल्यूएशन, वो बहुत नेगेटिव होती है। तो भले वो डिसीजन मेकिंग को लेकर हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेकर हो, मूड, थॉट्स, वो हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से जो है वो लो होगी। तो ये कुछ फर्क हैं जो कि एक डिप्रेशन के पर्सन में और एक ग्रीफ के पर्सन में मिलते हैं। इसलिए ग्रीफ को डिप्रेशन ना माने, ग्रीफ एक रिएक्शन है। ज्यादातर मामलों में वक्त के साथ वो चली जाती है। व्यक्ति जब एक्सेप्ट कर लेता है डेथ को, व्यक्ति जब अपने को संभाल लेता है, वो अपनी लाइफ में दोबारा से रिकवर कर लेता है, दोबारा से अपने लिए मोटिवेशन, इंटरेस्ट, इंगेजमेंट ढूंढ लेता है, तो ग्रीफ चला जाता है, यादें रह जाती हैं उस पर्सन की जिसकी डेथ हुई है। उन यादों से उसके अंदर अक्सर सैड मूड ट्रिगर तो हो जाता है, जो कि ऐसा डिप्रेशन में नहीं होता। डिप्रेशन में तो कुछ भी ट्रिगर होगा, अच्छा बुरा हर तरीके का जो इंसिडेंट होगा वो सैडनेस ही लेकर आएगा। जबकि ग्रीफ वाले पर्सन में सिर्फ उस पर्सन की यादें या उसकी चीजें ही सैडनेस ट्रिगर करेंगी। तो ये जो ऐसा जो नेचर है उस व्यक्ति का, वो बना रहेगा, धीरे 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 चला जाएगा ग्रीफ में, जबकि डिप्रेशन में वो कॉन्स्टेंटली बना रहता है। तो इस तरह से ग्रीफ जो है वो डिप्रेशन से अलग भी होगा, और ग्रीफ से बाहर निकलना ज्यादातर लोगों के लिए संभव होता है, पॉसिबल होता है, बिना किसी ट्रीटमेंट के भी। हालांकि काउंसलिंग या ट्रीटमेंट ले लिया जाए, क्योंकि अगर हमारे हालात ऐसे हैं कि हम बाहर नहीं आ पा रहे हैं, या हमारे पास आसपास सोशल सपोर्ट नहीं है, या हम धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से पॉसिबल है कि वह व्यक्ति जो है वो डिप्रेसिव एपिसोड की तरफ जा सकता है, तो प्रिवेंशन के लिए जरूरी है कि हम काउंसलिंग या थेरेपी ले लें, और दवा की जरूरत हो तो दवा भी ले लें। पर ज्यादातर मामलों में ये जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम इस तरह से पहचान सकते हैं ग्रीफ और डिप्रेशन को, और इस तरह से हम एक ग्रीफ में रह रहे व्यक्ति को हम बाहर निकलने में हेल्प कर सकते हैं, और वह व्यक्ति अपनी लाइफ में रिकवर होकर स्वस्थ हो सकता है। तो ये रही कुछ जानकारी ग्रीफ और डिप्रेशन के बारे में, या ये कहें कि मेनली ग्रीफ के बारे में थी, पर जिसमें मैंने डिप्रेशन के साथ उसका फर्क भी दिखाया। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नीचे कमेंट्स भी करें, और साथ साथ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।